Assalamu alaikum students, welcome to lecture number 8 of bio from chapter number 11, that is homeostasis, and today we will discuss homeostasis in plants. What is homeostasis? First of all, let's discuss the word homeo and stasis. It is a combination of two words. Homeo means same and stasis means stability. So what does it mean? Homeostasis mean a state of balance or state of stability in body in a living organism. क्या मतलब हुआ इसका? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट एट इक्विलिब्रियम और बैलेंस. बॉडी इन्वायरमेंट की बात हो रही है. अब इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट में सब कुछ आ जाएगा, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, बॉडी का टेम्परेचर आ जाएगा, बॉडी का बैलेंस, बॉडी में वाटर एंड सॉल्ट की कंसनट्रेशन, इंजाइम्स का लेवल, प्रोटीन्स का लेवल, ब्लड का लेवल, डिफरेंट सेल्स का लेवल, ये सब चीज़ें आ जाती हैं बैलेंस में या इक्विलिब्रियम में. सो आपकी बॉडी में एक बैलेंस रहता है. हमारी बॉडी जो है प्रोग्राम बॉडी है जिसमें हर चीज़ का एक बैलेंस रहता है. जस्ट लाइक टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है. आप फीवर की एग्जांपल ले लें. फीवर में अगर 1 डिग्री सेल्सियस भी इंक्रीज़ हो जाए टेम्परेचर, तो हमारी बॉडी कम्प्लीटली जो है आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है. आपको वीकनेस फील होगी. आपकी बॉडी का टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ और कुछ नहीं हुआ, बाकी सारे फंक्शंस भी, लेकिन उस टेम्परेचर इंक्रीज से बाकी सारे फंक्शंस भी इफेक्ट हो जाएंगे और आप प्रॉपरली एक्ट नहीं कर पाते हो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सब चीज़ें को बैलेंस में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए. और सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, दैट इज़ 1 ग्राम पर लीटर. ह्यूमन बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल 1 ग्राम पर लीटर होता है. आपको पता है, डायबिटीज़ की एग्जाम्पल ले लें. डायबिटीज़ में ग्लूकोज लेवल डिस्टर्ब होता है और वो जो है वो परमानेंट डिस्टर्बेंस होती है. लेकिन एक नॉर्मल पर्सन में भी, जिसको हम कॉमन वर्ड्स में कहते हैं शुगर लेवल लो हो गया, तो उसमें भी अगर किसी पर्सन का शुगर लेवल बहुत लो हो जाए, 1 ग्राम पर लीटर से कम हो जाए, तो वो पर्सन जो है वो फेंट हो जाता है. सो डायबिटीज़ में भी हो सकता है और किसी और रीज़न की वजह से भी ये हो सकता है. सो अगर बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए तो बॉडी जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती. और क्यों होता है ये? वाई इट इज़ नीडेड फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम जो हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वर्क करते हैं. एफिशिएंट फंक्शनिंग कहते हैं कि उनका अपना 100% जो है वो रिज़ल्ट देते हैं. तो उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे एंजाइम्स का रिज़ल्ट जो है वो परफेक्ट हो, उनका मेटाबॉलिज्म का रेट परफेक्ट हो, उस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं. सो हर एंजाइम के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर्स होते हैं. आपने ये 9th क्लास में पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर. इट इज़ ए टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिसपे एंजाइम्स की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई एंजाइम जो है वो 90% उसकी जो है वो एफिशिएंसी है, तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगी. और ह्यूमन बॉडी के जितने भी एंजाइम्स हैं उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है. सो अगर हमें फीवर हो जाता है, तो फीवर में हम इतने एनर्जी लेवल इतना कम क्यों हो जाता है? हालांकि सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है बॉडी, लेकिन हम कुछ भी कर नहीं पाते हैं. हमारे पास, हमारी बॉडी में एनर्जी ही नहीं होती है. तो ऐसा क्यों होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस पे भी हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं जितने भी, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते. जब वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते तो आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल कम होगा और आपकी बॉडी में एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा और आप कुछ भी करने के लिए एनर्जी नहीं होगी आपके. सो इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे आपकी बुक में 3 एग्जाम्पल्स डिस्कस की हुई हैं होम्योस्टेसिस की. फर्स्ट वन इज़ ऑस्मो रेगुलेशन, सेकेंड इज़ थर्मो रेगुलेशन एंड थर्ड इज़ एक्सक्रीशन. Let's discuss osmoregulation. What is osmoregulation? Osmoregulation, ये osmo का word जो है ये osmosis से निकला है. ये हम 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. osmosis is the regulation और movement of water across cell membrane. living cell के across water की movement along with salt, उसको हम osmosis कहते हैं. and it is always from
हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन. सो ऑस्मो रेगुलेशन, इसका मतलब है हमारी बॉडी में वाटर और सॉल्ट्स की मेंटेनेंस जो है उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं. मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन बॉडी फ्लूइड्स. और कौन कौन से फ्लूइड्स हैं? ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड. अब डिफरेंट टिश्यूज़ के बीच में जो है आपके सेल्स के बीच में भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और ब्लड में वाटर एंड सॉल्ट्स का लेवल जो है वो एक बैलेंस में मेंटेन रहता है. फॉर एग्जांपल यूरिन में वाटर एंड सॉल्ट्स का लेवल डिफरेंट होगा, ब्लड में डिफरेंट होगा, साइटोप्लाज्म में डिफरेंट लेवल होता है, वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं, परसेंटेज डिफरेंट होती है. सो ये सब क्या होता है, ये आपकी बॉडी जो है वो वाटर सॉल्ट्स के बैलेंस को मेंटेन रख करती है, और इसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म्स होते हैं. वाटर एंड सॉल्ट लेवल कंट्रोल, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. अब ये किस तरह कंट्रोल किया जाता है? बाय ऑस्मोसिस एंड सिंपल डिफ्यूजन. कुछ जगहों पे, कुछ सेल्स में, कुछ ऐसे लाइक यूरिन में वाटर का लेवल कंट्रोल करने के लिए डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों प्रोसेसेस हो रहे होते हैं. और डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस अगर हम रिमाइंड करें तो डिफ्यूजन इज सिंपल मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन. जहाँ पे वाटर का लेवल ज़्यादा होगा वहाँ से वो मूव करेगा जहाँ पे वाटर का लेवल कम है उस तरफ. जबकि ऑस्मोसिस क्या होती है? डिफ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर डिफ्यूजन होगी तो उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं. यहाँ पे एक फ्रेश वाटर फिश की आपको एग्जांपल दी हुई है. यहाँ पे इन एरोस की हेल्प से वाटर एंड सॉल्ट्स की मूवमेंट को दिखाया हुआ है कि फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में अगर एक फिश प्रेजेंट है तो वो कैसे अपनी बॉडी के अंदर वाटर एंड सॉल्ट का लेवल मेंटेन कर रही है. अब यहाँ पे होता क्या है? एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट आयंस एंड लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर इन डाइल्यूट यूरिन फ्रॉम किडनीज. अब फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट है, फ्रेश वाटर में वाटर का लेवल, वाटर इजीली अवेलेबल है, और वाटर जो है फिश की बॉडी के अंदर गिल्स से भी जा रहा है और उसके माउथ से भी बॉडी के अंदर जा रहा है. तो अब वाटर हमने इक्विलिब्रियम है. होम्योस्टेसिस का मतलब है ना लेवल बहुत ज़्यादा हो ना किसी चीज़ का लेवल बहुत कम हो. तो अब वाटर यहाँ पे फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में फिश के पास वाटर की अबंडेंस होती है, तो वो ऐसे मैकेनिज्म्स अडॉप्ट करती है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के थ्रू. वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अपनी बॉडी से रिलीज करती है और डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती है. डाइल्यूट कहते हैं जिसमें वाटर का लेवल ज़्यादा होगा और सॉल्ट्स कम होंगे. सॉल्ट्स इसकी बॉडी के अंदर स्टोर रहेंगे और वाटर ज़्यादा से ज़्यादा वो डाइल्यूट यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट करेगी ताकि बॉडी में वाटर का लेवल भी मेंटेन रहे. नेक्स्ट वन इज थर्मो रेगुलेशन. थर्मो, यहाँ पे द थर्म का वर्ड है. द वर्ड थर्म इज यूज फॉर टेम्परेचर या हीट के लिए यूज़ करते हैं. थर्मोमीटर में भी, एंड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आप पहले पढ़ चुके हैं. सो थर्मो रेगुलेशन, इट मीन्स द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर. अब आपके आउटसाइड इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो भी हो, बहुत कोल्ड या बहुत हॉट, समर में पाकिस्तान में आपको हर तरह के सीज़न देखने को मिलते हैं, लेकिन सर्दियों में या गर्मियों में हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 ही रहता है. सो ये कैसे होता है? इसके लिए जो है आपकी बॉडी में डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं. लाइक अगर हम गर्मियों की बात करें, आपकी बॉडी में हमें पसीना आता है बहुत ज़्यादा. तो वो किस लिए होता है? जब पसीना आता है उसके बाद आपने नोट किया होगा स्किन जो है वो उसका टेम्परेचर लोअर हो जाता है और वो जगह जो है वो कोल्ड हो जाती है. सो ये जो पर्सपिरेशन है, ये प्रोसेस जो है, ये आपकी बॉडी का एक मैकेनिज्म है आपकी बॉडी के टेम्परेचर को लोअर करने के लिए. सो ऑप्टिमम टेम्परेचर एट विच एंजाइम्स ऑफ बॉडी वर्क्स बेस्ट, दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस. अब हमारी बॉडी की कोशिश ये होती है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारी बॉडी में मेंटेन रहे, चाहे बाहर का टेम्परेचर सर्दियों में -1 हो जाए या फिर गर्मियों में 40 से ऊपर चला जाए, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, क्योंकि इस टेम्परेचर पे आपकी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रॉपर वर्क करेंगे. चेंज इन टेम्परेचर लाइक इन फीवर, इन दिस कंडीशन एंजाइम्स डू नॉट फंक्शन इन एफिशिएंट मैनर. आपकी बॉडी का पूरा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है. सो this is the second example of homeostasis in your body.
और ये थर्मो रेगुलेशन के लिए, हर होम्योस्टेसिस के प्रोसेस के लिए आपकी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। तो थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस स्किन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिखाया हुआ है। दिस इज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। अब अगर बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो जाए, लाइक इन केस ऑफ फीवर, तब क्या होगा, थर्मो रिसेप्टर्स आपकी स्किन में डिफरेंट सेल्स होंगे जो डिटेक्ट करते हैं टेम्परेचर को कि वो कम है 37 से या 37 से ज़्यादा है, और वो ब्रेन को सिग्नल देंगे। और ब्रेन जो है वो फर्दर जो है वो ऑर्डर्स पास करेगा कि अब अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, फॉर एग्जांपल 37 से 38 हो गया, तो क्या होगा, इंक्रीज स्वेटिंग। लाइक गर्मियों में आपके बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, या फिर जब आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, तो स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया और टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज हो गया, तो स्वेटिंग होगी। स्वेटिंग से एज ए रिजल्ट आपकी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। एंड वेजो डायलेशन, व्हाट इज वेजो डायलेशन? वेजो डायलेशन, वेजो का वर्ड जो है आप डिफरेंट आपकी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं उसके लिए यूज करते हैं हम ये वर्ड वेजो। एंड डायलेशन, डायलेट कहते हैं फैल जाना। तो अब वेजो डायलेशन में क्या होता है, आपकी स्किन की तरफ जो वेसल्स जा रही हैं, आर्टरीज, वेन जा रही हैं, उनका डायमीटर एक्सपैंड हो जाता है और ब्लड फ्लो ज़्यादा स्किन की तरफ होता है, और स्किन से हीट जो है वो इन्वायरमेंट में डिस्पोज ऑफ हो जाती है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल पे आ जाता है। अब सेकेंड कंडीशन क्या होगी, इफ़ देर इज डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। सर्दियों में अगर किसी की बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए, तब क्या होगा, थर्मोरिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करेंगे, ब्रेन को सिग्नल जाएगा और ब्रेन क्या करेगा, शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था तो क्या हुआ था, स्वेटिंग हुई थी, और स्वेटिंग के रिजल्ट में टेम्परेचर कम हो जाता है। जबकि शिवरिंग, शिवरिंग जो है वो चिल्स भी होते हैं, या ये डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस में उसके सिम्टम्स में चिल्स भी इंक्लूड होते हैं, और शिवरिंग भी होती है। शिवरिंग क्यों होती है? शिवरिंग जो है बेसिकली ये आपकी बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और वेजो कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्शन का मतलब है सिकुड़ना। अब क्या होगा, इसमें बिल्कुल ऑपोजिट मैकेनिज्म हो रहा है, इंक्रीज टेम्परेचर से बिल्कुल ऑपोजिट मैकेनिज्म हो रहा है। शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, एक तो शिवरिंग से टेम्परेचर इंक्रीज होता है आपकी बॉडी का, और वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। वेजो कंस्ट्रिक्शन मतलब जो आपकी स्किन की तरफ जो ब्लड वेसल्स जा रही हैं उनका डायमीटर कम हो जाता है, वो नैरो हो जाती है, ताकि ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा आपके इंटरनल ऑर्गन्स के पास रहे और स्किन पे ना जाए, और हीट जो है वो हीट लॉस ना हो, हीट सेव हो, और एज अ रिजल्ट बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होकर वापस से नॉर्मल पे आ जाता है। थर्ड एग्जाम्पल इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है वो हम इस चैप्टर में मज़ीद डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। व्हाट इज एक्सक्रीशन? It is the removal of metabolic waste from body. What is metabolic waste? Metabolic waste जो है वो materials होते हैं जो कि during metabolism produce हो रहे हैं। आप फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, और हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होता है डाइजेशन ऑफ फूड में वो ग्लूकोज होता है और एनर्जी। अब ग्लूकोज और एनर्जी के अलावा भी कुछ बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ज़्यादा होते हैं, और उन कंपाउंड्स का हमारी बॉडी में अगर वो ज़्यादा देर तक रहें तो वो डेंजरस हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं बॉडी के लिए। तो उन ऐसे बाय प्रोडक्ट्स को आपके बॉडी से रिमूव किया जाता है, दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और इसके लिए हमारे पास पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो है वो हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट है वो किडनी है, जो कि यूरिन प्रोड्यूस करता है, और मोस्टली जो है टॉक्सिक मटेरियल्स को थ्रू यूरिन जो है आपकी बॉडी से स्क्रीट आउट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो हाईलाइट किया हुआ है। द आउटर पोर्शन इज, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। द आउटर पोर्शन ऑफ किडनी इज कॉर्टेक्स, इनर पोर्शन इज मेड्यूला, एंड मेड्यूला के अंदर जो है डिफरेंट नेफ्रॉन्स होते हैं, और नेफ्रॉन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। प्लांट्स में होम्योस्टेसिस के लिए 3 मेजर टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स होते हैं।
First one is removal of extra carbon dioxide and oxygen. Second is removal of extra water. And third is removal of other metabolic waste. Let's discuss them one by one. फर्स्ट वन, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. अब ये एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आती कहाँ से? सबसे पहले तो ये देखते हैं. अब आपको पता है रेस्पिरेशन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है, प्लांट्स में भी हो रही है, एनिमल्स में भी हो रही है. और रेस्पिरेशन को अगर रिकॉल करें आप रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जूनियर क्लासेस से. रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन और ग्लूकोज कंबाइन होते हैं और एज अ रिजल्ट क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे पास एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एनर्जी रिलीज होती है. एनर्जी तो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती है एटीपी की फॉर्म में और हम उसको यूटिलाइज कर लेते हैं. लेकिन जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कहाँ जाती है? प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर डे टाइम है, ड्यूरिंग डे कार्बन डाइऑक्साइड इज अ प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन डे टाइम यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लांट की लाइफ में डे टाइम एंड नाइट टाइम दे आर डिफरेंट. डे में दो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. आपको पता है फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है. सो जो दिन के वक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा बन रही है रेस्पिरेशन में, वो सेम कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज होती जा रही है. इसका मतलब है प्लांट अपने ही प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज कर रहा है डे टाइम में और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है प्लांट्स और उसको एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं. जबकि नाइट में क्या है? नाइट में डिफरेंस ये आता है कि फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ सनलाइट में हो रही है और डे टाइम में हो रही है. नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रही थी वो यूज़ नहीं होगी और प्लांट की बॉडी में एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जमा होती रहेगी. अब एट नाइट सरप्लस कहते हैं लार्ज अमाउंट को. सरप्लस अमाउंट इज रिमूव्ड बाय डिफ्यूजन. अब इसमें क्या होगा? नाइट टाइम में ये जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्लांट सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है इन एनवायरनमेंट. आपने एक बात सुनी होगी, हम नॉर्मली कहते हैं कि रात के वक्त जो है वो ट्रीज़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, वहाँ सोना नहीं चाहिए और इसको बहुत सी बातों से एसोसिएट किया जाता है. लेकिन उसकी मेजर रीज़न जो है साइंटिफिकली उसकी मेजर रीज़न ये है, नाइट टाइम में प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिएट कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट में. तो अगर आप बहुत ज़्यादा इस तरह के एरिया में सराउंडेड है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो सकती है और आपको सफोकेशन हो सकती है. अब कौन कौन से सरफेस हैं जहाँ से डिफ्यूजन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की? लीव्स में और यंग स्टेम में स्टोमेटा होते हैं. स्टोमेटा आर ओपनिंग्स फॉर रिमूवल ऑफ गैसेस. स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएंगे और वहाँ से इजीली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाती है. इन यंग रूट्स में क्या होता है? रूट्स दे आर कवर्ड विद सॉइल और वहाँ पे रूट हेयर होते हैं. रूट हेयर्स दे हैव वेरी थिन लेयर ऑफ सेल्स. वहाँ पे उनकी सेल्स की लेयर बहुत थिन होती है और वहाँ से इजीली डिफ्यूजन हो सकती है. यंग रूट्स स्टेम में तो स्टोमेटा एंड दे आर प्रॉपर सेल्स जो ओपन हो जाएंगे, लेकिन यंग रूट्स में इस तरह के सेल्स प्रेजेंट नहीं होते. उनकी सरफेस ही इतनी थिन होती है, सिंगल सेल सरफेस होती है कि वहाँ की उस सरफेस से ही डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा होता है. नेक्स्ट वन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. अभी हमने कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस किया, अब ऑक्सीजन को देखते हैं. ऑक्सीजन बन रही है फोटोसिंथेसिस में. फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन स्मॉल अमाउंट ऑक्सीजन प्लांट खुद यूज कर लेता है, लेकिन जो बाकी एक्स्ट्रा अमाउंट रह जाती है उसका क्या होता है? स्मॉल अमाउंट जो है वो रेस्पिरेशन में यूज हो जाती है. जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो स्टोमेटा के थ्रू इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाती है और इस तरह इन्वायरमेंट में आपका जो अराउंड 21% ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो इस तरह फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो मेंटेन रहती है. यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन साइड बाय साइड प्रोसेसेस दिखाए हुए हैं. फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो रही है और शुगर दैट इज ग्लूकोज फूड बन रहा है ना, और वो फूड जो शुगर है वो
प्लांट लीव्स में स्टोर हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से प्लांट्स इनटेक कर रहे हैं और सनलाइट ले रहे हैं। ये सब जो है वो फोटोसिंथेसिस में हो रहा है डे टाइम में। अब सेलुलर रेस्पायरेशन भी साथ साथ कंटिन्यू रहती है, लेकिन सेलुलर रेस्पायरेशन रात के वक्त फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है और सिर्फ सेलुलर रेस्पायरेशन हो रही होती है। सेलुलर रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में रिलीज की जाती है और शुगर जो है, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होती है और ऑक्सीजन भी यूटिलाइज हो रही है। सो these are two processes that occurs in plants. Now the second one is removal of extra water. एक्स्ट्रा वाटर जो है, आपको पता है वाटर के सोर्सेज क्या है? सॉइल। प्लांट जो है वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, और सेलुलर रेस्पायरेशन के बाय प्रोडक्ट, एज ए बाय प्रोडक्ट भी रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है और वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा होता है। सो ये जो वाटर है, जो जितना प्लांट की बॉडी को रिक्वायर है वो तो यूज़ हो जाएगा। बाकी जो वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर क्या होता है, वो कुछ वाटर जो है वो प्लांट स्टोर कर लेते हैं अपने सेल्स में। वैक्यूल आपने पढ़े हुए हैं प्लांट्स में, प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लार्ज वैक्यूल, जिनमें वाटर स्टोर होता है, एंड दिस वाटर इज यूज्ड टू मेंटेन टर्जिडिटी। व्हाट इज टर्जिडिटी? टर्जिडिटी जो है वो स्वॉलन स्टेट होती है। प्लांट सेल जो है वो स्वेल हो जाता है, और जिसकी वजह से प्लांट की बॉडी की शेप जो है वो मेंटेन रहती है। प्लांट जो है, प्लांट बॉडी इरेक्ट रहती है, उसका पोस्चर मेंटेन रहता है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ टर्जिडिटी। टर्जिड, और इसमें आपने 9th क्लास में इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है। और जब जो कुछ वाटर यूज़ हो गया, कुछ स्टोर हो गया, जो एक्स्ट्रा वाटर है, अब वो क्या होगा, वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू रिमूव हो जाएगा फ्रॉम बॉडी ऑफ प्लांट्स इन डे टाइम। व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? यहाँ पे इस डायग्राम में ट्रांसपायरेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है कि वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर्स। रूट हेयर्स जो हैं सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और ये प्लांट की बॉडी में ट्रेवल कर रहा है। और किस वेसल में ट्रेवल करता है? जाइलम वेसल्स होती हैं। जाइलम वेसल्स में वाटर ट्रेवल कर रहा है और डिफरेंट लीव्स को वाटर जो है सप्लाई कर रहा है। अब लीव्स की सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट है, आपको पता है, और वहाँ से वाटर इवेपोरेट होता रहता है इनटू एनवायरनमेंट, और ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट की मेंटेन रखता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। यहाँ पे ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन दी हुई है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। एंड व्हाट इज टर्जिडिटी? द स्टेट ऑफ बीइंग स्वॉलन ड्यू टू हाई फ्लूइड कंटेंट। और फ्लूइड क्या होता है इसमें? वाटर एंड सॉल्ट्स होते हैं। अब डे में तो ट्रांसपायरेशन हो रही है, व्हाट अबाउट नाइट? अब नाइट टाइम में सनलाइट अवेलेबल नहीं है, वाटर वेपर्स नहीं बनते, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा। फिर क्या होगा? वाटर एक्यूमुलेट्स इन जाइलम वेसल्स। एक्यूमुलेट कहते हैं जमा हो जाना, इकट्ठा हो जाना, लाइक इन ग्रासेस। देन इन ग्रासेस जाइलम वेसल्स में वाटर जमा हो जाता है, और फिर क्या होता है, वाटर, इस जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको प्लांट सेल्स जो हैं उसको फोर्स आउट करते हैं एट द लीव्स और एजेस ऑफ प्लांट बॉडी। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्यूटेशन। और स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस पिक्चर में ये डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर स्मॉल वाटर ड्रॉप्स दिखाए गए हैं। अब ये वाटर ड्रॉप्स कैसे आए हैं? ये प्लांट की बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर था उसको प्लांट सेल्स ने फोर्स के साथ अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में लीफ एजेस पे अपेयर हो गए हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्यूटेशन। What is guttation? Appearance of drops of water on the tips or edges of leaves. So this is the another process that occurs in plants. Daytime में transpiration हो रही है और night में guttation होती है for the removal of extra water. Third one is removal of other metabolic waste. अब metabolic waste में जो है प्लांट की बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस में जो साइड प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, वो कैसे रिमूव होते हैं? बिकॉज प्लांट्स आर सिंपल, उनमें कोई
किडनीज नहीं है या कोई एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑर्गन्स नहीं है, तो वहाँ पे रिमूवल कैसे होता है? प्लांट्स में रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो डिफरेंट होता है देन इन एनिमल्स। डिपॉजिट कहते हैं लार्ज अमाउंट में कहीं जमा हो जाना, किसी केमिकल्स को लार्ज अमाउंट में कहीं किसी सेल में अगर हम एक्यूमुलेशन हो जाए उसको हम डिपॉजिट कहते हैं। डिपॉजिट्स ऑफ हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल्स। हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल्स, अब हम जो मटेरियल्स हैं उनको, जो सॉल्युबल मटेरियल्स हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, वो तो जब ट्रांसपायरेशन हो रही है तो डिज़ोल्व मटेरियल्स भी वाटर के साथ रिमूव हो जाएंगे। लेकिन ऐसे मटेरियल्स जो इनसॉल्युबल हैं, डिज़ोल्व नहीं होते वाटर में और हार्मलेस भी हैं, उनको क्या करते हैं, प्लांट बॉडी उन मटेरियल्स को स्टोर कर लेती है अपने लीव्स में। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सलेट एक बाय प्रोडक्ट है जो कि प्लांट की बॉडी के अंदर बन रहा है डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में। अब ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ टोमेटो प्लांट के, ये टोमेटो प्लांट दिखाया हुआ है, इसके लीव्स और स्टेम में ये कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स जो हैं वो स्टोर हो जाते हैं। एंड दीज क्रिस्टल्स आर हार्मलेस। अगर ये बॉडी के अंदर भी रहें, बहुत टाइम तक प्लांट की बॉडी के अंदर रहें, तो ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। यहाँ पे एक लीफ सेल की एक जो है माइक्रोस्कोपिक जो है ये डायग्राम है जिसमें ऑक्सैलिक एसिड नीडल्स जो हैं, आप इस सेल के अंदर ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये ऑक्सैलिक एसिड क्रिस्टल्स हैं। वेस्ट मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स के यहाँ पे एक डेफिनेशन है सेकेंडरी फंक्शन। अब यहाँ पे ब्लू बॉक्स में दिखाया हुआ है कि ये जो लीफ शेडिंग है या लीफ फॉल है, प्लांट्स हर साल जो है वो अपने पत्ते झड़ते हैं और वो लीव्स होते हैं जो कि येलो हुए होते हैं या फिर ब्राउन होते हैं, तो वो उन लीव्स में वेस्ट मटेरियल स्टोर हो जाते हैं। तो जिन लीव्स में वेस्ट मटेरियल स्टोर कर लेते हैं प्लांट्स, उनको एवरी ईयर वो अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। सो दिस इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ लीफ फॉल। सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो कि प्राइमरी ना हो, मतलब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, जिसके लिए वो स्ट्रक्चर डिज़ाइन ना किया हो, या फिर वो प्रोसेस। ये जो लीफ फॉल है इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? टू ग्रो न्यू लीव्स इन स्प्रिंग। स्प्रिंग के सीजन में नए नए लीव्स को ग्रो किया जाता है वहाँ पे, क्योंकि जिन लीव्स में कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर ऐसे मटेरियल्स स्टोर कर लिए जाते हैं, वहाँ पे उन लीव्स को वाटर सप्लाई और फूड सप्लाई बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो येलो हो जाते हैं या फिर ब्राउन हो जाते हैं और उनको रिमूव कर दिया जाता है। सो जो लीफ फॉल है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल जो है वो सेकेंडरी फंक्शन है, जबकि ग्रोइंग ऑफ न्यू लीव्स इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईयरली लीफ फॉल। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की गई है। इफ़ लीव्स आर नॉट शेड द कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स रिमेन हार्मलेस इन द लीव्स। अब ये जो कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स हैं ये प्लांट बॉडी के लिए किसी भी तरह की नुकसान नहीं पहुंचाते उन्हें। तो अगर लीव्स उसकी बॉडी के साथ भी अटैच रहें वो लीव्स, तो भी प्लांट जो है वो सर्वाइव कर सकता है। टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल्स इन प्लांट्स। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल्स डिस्कस किए हुए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स में। रेजिन्स हैं कॉनिफेरस ट्रीज में। अब कॉनिफेरस ट्रीज जो हैं ये कोन लाइक होते हैं, लाइक पाइन ट्रीज। उनमें जो वेस्ट मटेरियल है वो उसको हम रेजिन कहते हैं। इसकी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम्स भी दिखाती हूँ। कीकर के दरख्त में जो वेस्ट मटेरियल है वो गम्स, उसको हम गम्स कहते हैं। और रबर प्लांट में लेटिक्स होता है। कार्निवोरस प्लांट्स एंड लेडी फिंगर में म्यूसिलेज होता है। लेडी फिंगर अगर आपने कभी घर में भिंडी को जो है वो अगर तोड़ के देखें तो उसमें स्टिकी मटेरियल होता है, तो दैट इज म्यूसिलेज। और कार्निवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो कि इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं, डिफरेंट इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं और ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड कार्निवोरस प्लांट्स। यहाँ पे इस पिक्चर में ये 3 टाइप्स ऑफ
वेस्ट मटेरियल शो किए हुए हैं। लेटेक्स बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए ट्री, यहाँ पे ये जो वाइट कलर का आपका मिल्क लाइक जो है आपको लिक्विड नज़र आ रहा है, ये लेटेक्स है। और इन चीज़ों को हम डिफरेंट मेडिसिनल पर्पसेस में भी यूज़ करते हैं, ये जो प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। यहाँ पे एक ट्री को कट करके उसका एक सेक्शन इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, और यहाँ पे जो आप ड्रॉप्स देख रहे हैं इसको हम, ये रेजिन्स हैं, रेजिन ड्रॉप्स फ्रॉम ए फ्रेश कट ट्री। अब यहाँ पे ये वेस्ट मटेरियल स्टोर हुए हैं, ये ड्रॉप्स के फॉर्म में है। जब हम उस ट्री को कट कर रहे हैं तो ये उसकी सरफेस पे अपेयर हो रहे हैं, हमें नज़र आ रहे हैं, और यहाँ से हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं ना। दिस इज़ ए कार्निवोरस प्लांट, और इसके एजेस पे आप ड्रॉप्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर ड्रॉप्स ऑफ म्यूसिलेज, ड्रॉप्स ऑन ए कार्निवोरस प्लांट। यस, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इस टॉपिक में तो आप पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।